नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हर दिन, हर घड़ी, हर जगह एक नई समस्या का जन्म होता है। आप इस समस्या या फिर यूं कहे इस मुद्दे से हर रोज जूझ रहे होते हैं। मुद्दा गंदगी के लगे अंबार का, मुद्दा अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं का, मुद्दा सड़कों में गड्ढों का, मुद्दा ट्रैफिक व्यवस्था का, मुद्दा सरकार तक बात ना पहुंचने का, मुद्दा अधिकारियों के गलत रवैये का। ना जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनसे आप हर दिन जूझ रहे होते हैं, समाधान चाहते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। आपके इन मुद्दों की आवाज हम पहुंचाएंगे सरकार के कानों तक। इन्हीं मुद्दों पर हमारी खास पेशकश, आपका मुद्दा, जहां होगी सिर्फ आपकी बात। जालौर के सियाणा के सरकारी अस्पताल के हालात बेहद ही खराब। ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले 300 से 400 मरीजों पर महज 2 डॉक्टर हैं। ऐसे में मरीज अच्छे इलाज के अभाव में निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर। सियाड़ा की सरकारी अस्पताल का बुरा हाल। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारी कमी है, जैसे बेड नहीं है, बहुत कम लोगों को सुविधाएं मिल रही है। वार्ड के बजाय अस्पताल की गैलरी में मरीजों का इलाज। बाढ़ की भी समस्या है सर। देखो, गैलरी के अंदर बेड है। मरीजों की देखभाल के लिए महज 2 डॉक्टर तैनात। डॉक्टरों की कमी है और या स्टाफ की कमी है। ओपीडी में हर दिन आने वाले करीब 400 मरीजों को सियाड़ा के सरकारी अस्पताल में महज 2 डॉक्टर देखते हैं। ऐसे में इलाज के नाम पर खानापूर्ति के आरोप लगने लाजमी है। अस्पताल में 7 डॉक्टरों की जगह है, लेकिन 4 वैकेंसी अभी भी खाली है, जिस पर अस्पताल प्रशासन गौर नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ता है। आरोप है कि गंभीर मरीजों को अस्पताल की एक गैलरी में लिटा करके ही इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे डेली बेसिस पे देखा जाए तो ओपीडी है वो यहाँ का 180 से 200 के अप्रॉक्स रहता है, जिसमें अभी हम 2 डॉक्टर्स यहाँ पे कार्यरत हैं। तो ओपीडी को देखते हुए यहाँ पे डॉक्टर्स की मांग हम कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स और होंगे तो हम बेहतर सुविधा प्रदान कर सकते हैं। मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, ये अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी भी मान रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को किसका इंतजार है, ये समझ से बाहर है। अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। गांव के आसपास से आने वाले मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या तो बहुत लंबी चौड़ी चल रही है, कई सालों से है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सीएससी होने के बावजूद भी यहाँ पीएससी जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ना बिल्डिंग है, ना यहाँ पे कोई और जो संसाधन होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। यहाँ मात्र यहाँ तक ठीक है सर, 2 डॉक्टर साहब अभी तो है, बाकी टोटल पोस्टें हैं शायद 7 पोस्टें हैं, या उसमें से 2 है सर। और नर्सिंग वाले भी सर 2 ही है परमानेंटली वाले, तो बाकी तो 7 पोस्ट है वो भी। डॉक्टरों के अलावा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मरीज निजी डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को रेफर भी किया जाता है। आने जाने में भी एम्बुलेंस की भी कमी है सर, काफ़ी टाइम से। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ की पब्लिक और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, सिरोही के लिए जाना पड़ता है, जालौर के लिए जाना पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ के गुजरात भी जाना पड़ता है, तो इसलिए एम्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है सर। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर आम जनता के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मरीजों को उनका फायदा नहीं मिलता। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मजबूर होना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंभीरी नदी को चंबल रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने के सब्जबाग दिखाए जाते रहे, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट नजर आई। जीवनदायिनी नदी आज अपने अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रही है। रिपोर्ट में समझिए आप।
जलकुंभी को देख करके यकीन नहीं होता रहा कि ये जीवनदायिनी नदी है। लेकिन सच यही है कि ये नदी चित्तौड़गढ़ शहर की जीवन रेखा मानी जाती रही है। जी हाँ, अपने गौरवशाली इतिहास और दुर्ग के साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी चित्तौड़गढ़ की पहचान और विरासत है। शायद यह प्रदेश का इकलौता शहर है जिसके बीच से 2 नदियां गुजरती है और उनका संगम भी होता है। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश से तो बेड़च जयपुर जिले से आती है। गंभीरी शहर के ही चंदेरिया भाईखेड़ा के बीच बेड़च में सहमति हो जाती है। लेकिन अफसोस, दूसरों को जीवन देने वाली गंभीरी नदी अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। काफी टाइम से इतना कचरा, इतनी गंदगी जो आप देख रहे हैं, इसको न तो प्रशासन सुन रहा है। काफ़ी साल भर से कितनी कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी इन पे बरसों पुरानी नदी है, आज की नदी नहीं है। और इसकी कई बार से पर्यटक आते हैं, उसको वो भी इसको देखते हैं। जो अधिकारी यहाँ से निकलते हैं वो भी उसकी हालत को देखते हैं। इन सब आंखें मूंदे, मतलब किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि नदी को हम साफ सफाई कराएं। मतलब पूरी शहर भर का कचरा इस नदी के अंदर आता है। लोग राहगीर आने जाने वाला राहगीर परेशानी इतनी, कचरा वगैरह, थैली वगैरह ये डाल रखे, सब तरह की गंदगी है यहाँ पे। हाँ, सफाई कराना बहुत जरूरी है। शहर के बाशिंदे दम तोड़ती गंभीरी नदी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि बात इतनी भर नहीं, नगर परिषद भले ही नदी को लेकर के उदासीन हो, लेकिन नदी में कचरा कूड़ा डालने का दोष तो स्थानीय लोगों पर ही जाता है। आम आदमी की इसमें अवेयरनेस नहीं, जो भी शहर के नागरिक हैं, जो आसपास के लोग आके इसमें जो कचरा डालते हैं, गाड़ियाँ धो रही, इस प्रकार की एक्टिविटी हम काफ़ी प्रयास भी करते हैं उनको रोकने का। जब तक आम जन में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम कितने भी प्रयास कर लेंगे, हमारा अभियान सफल नहीं जा सकता। हैरानी की बात तो ये भी है कि गंभीरी नदी को चंबल रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की बात कही जाती थी। बहरहाल नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का जिम्मा भले ही नगर परिषद का हो, लेकिन कोई समाज दम तोड़ती एक नदी के लिए प्रशासन को कसूरवार ठहरा करके कैसे निश्चिंत हो सकता है, कैसे अपने दायित्व से पल्ला झाड़ सकता है? क्या संस्थाओं के साथ अभियान चला करके नदी का उद्धार नहीं किया जा सकता? नगर परिषद की उदासीनता और प्रशासन की अनदेखी के चलते चित्तौड़गढ़ की जीवन रेखा माने जाने वाली गंभीरी नदी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। ऐसे में यदि अगर समय रहते इसकी शीघ्र ही सूध नहीं ली गई तो आने वाले गर्मी के मौसम में इसके हालात और भी बदतर होने के आसार है। न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। उधर जूनागढ़ किले के सामने बना सूरसागर तालाब को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और यहां पर फोटो लेते और खिंचवाते भी हैं। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते आज ये अपना वैभव होता जा रहा और यहां आने वाले पर्यटक बदहाली और दुर्दशा के कारण पर्यटक सूरसागर में फैली गंदगी की तस्वीर लेकर चले जाते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के सामने स्थित सूरसागर तालाब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। सूरसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सूरसागर झील अपनी बदहाली को देखकर खुद ही रोती होगी। झील के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए झील किनारे रास्ते पर पत्थर लगाए गए जो टूट गए, लाइटें भी टूटी पड़ी हैं, जहां तहां गंदगी और कूड़े का अंबार लगा है। इसके अलावा भित्ति चित्रों के रंग भी फीके पड़ने लगे हैं। कुछ समय पहले यानी लगभग 2008 के आसपास ये बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर बनाया गया था और इसको हम लोग भी केवल बच्चों को लेके यहाँ पे घूमने आते थे, कई पर्यटक यहाँ पे आते थे घूमने के लिए। लेकिन अभी इसका ये बेहाल हुआ है कि यहाँ पे कोई भी पर्यटक आता है या हम लोग भी आते हैं तो एकदम से मुंह फोड़ के निकलना पड़ता है। सरकार से ये निवेदन है कि इसके अंदर सुधार किया जाए सूरसागर में। सरकार ने सूरसागर तालाब के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगाने के लिए यह म्यूजिकल फाउंटेन लगवाया था, लेकिन आज वो खस्ता हाल पड़ा है। ऐसी ही बर्बादी की दास्तां बयां कर रही है बोट, जिस पर बैठकर कभी पर्यटक झील में नौका विहार का मजा लेते थे, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में इसकी दुर्दशा होने लगी और केवल एक कबाड़ बनकर रह गई है। सूरसागर तालाब की दुर्दशा का असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार को इसके जीर्णोद्धार पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं और इसे देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं है और काफ़ी
बड़े बड़े पर्यटक जब यहाँ पे आते हैं तब वो इसकी ये दीन दशा देखते हैं तो हमें भी उसके साथ काफ़ी दुख होता है। तो हमें बस इतना है कि ये एक बीकानेर का बहुत ही पावन स्थान है और एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्थल है। सर एक टाइम से ही ये बदाल था, अपनी बाद में बीजेपी की सरकार आई, उसने इसको साफ सुथरा किया, तैयार किया, पर्यटकों को भी आकर्षित करता था। मगर पिछले रात में 5 साल के अंदर इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। इस बारे में जिम्मेदार लोगों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कंपाइल्ड सर्वे करके कि क्या क्या है, क्या अगर कोई सर्किट टाइप बनाया जा सकता है तो वी आर ट्राइंग कि एक टूरिज्म सर्किट हम देख सकें जिसको कि प्रमोट कर सकें एंड उसी के आधार पर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी इस संदर्भ में चर्चा करके जो भी बेस्ट कदम हो सकेंगे उनको करने का प्रयास करेंगे। ये इशू मेरे सामने आया भी था तो इसमें मैंने कंसर्न एजेंसीज को बुलाया है कि एग्जैक्ट सैंक्शंस का क्या स्टेटस है, क्या हुआ था और वो किस कारण से नहीं हुआ है, और अगर इसमें राज्य स्तर से किसी प्रकार की सहायता की भी जरूरत होगी तो जिले से प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास करेंगे। सही मायने में कहा जाए तो ऐतिहासिक सूरसागर सिस्टम का शिकार हो रहा है। पानी में गंदगी के साथ साथ अब काई भी फैलने लगी है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार और प्रशासन इस पर्यटन स्थल की तरफ ध्यान दे ताकि आने वाले दिनों में एक बार फिर यहाँ यह स्थल पर्यटकों से गुलजार हो सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। इन दिनों रोजाना लगने वाला जाम लोगों के लिए नासूर बन चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशान होना पड़ रहा। प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस है। जाम से लोग परेशान हैं। प्रशासन जल्द स्थिति में सुधार करने की बात जरूर कह रहा, लेकिन कब हालात बदलेंगे ये देखने वाली बात है। शहर में जाम आजकल आम बात हो गई है। मोटरसाइकिल वालों का, पैदल वालों को दुर्लभ हो जाता है निकलना। कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर ही बंद हो जाता है लेकिन दर्शनों के टाइम पे पहुंच नहीं पाती। जाम से परेशान, मिनटों का सफर घंटों में हो रहा तय। सड़क किनारे अतिक्रमण बना जाम की वजह। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहन भी जाम का कारण। करौली की ये तस्वीर आम है। गुलाब बाग जिला अस्पताल के सामने हिंडौन दरवाजा, चौधरी पाड़ा, बड़ी हटारिया, फूटा कोट, सदर बाजार, अनाज मंडी, सराफा बाजार, पुरानी नगर पालिका, बजाजा बाजार सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर आए दिन लोग इस तरह के जाम से दो चार होते हैं। रोजाना लगने वाला जाम लोगों के लिए नासूर बन गया है। मिनटों का सफर घंटों में तय करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। वजह है सड़कों के किनारे फैला अतिक्रमण, सड़कों पर आड़े तिरछे खड़े वाहन, पार्किंग स्थलों का अभाव, यातायात पुलिस कर्मियों की कम संख्या में तैनाती और भारी वाहनों का कस्बे के भीतर से आवागमन जाम के प्रमुख कारण है। शहर में बार बार लगने वाले जाम से वाहन सवारों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन का मंदिर होने के कारण श्रद्धालुओं को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखो शहर में जो जाम लगा रहता है, क्योंकि हम पैदल भी जाते हैं तो ये हिंडौन गेट से जो और मदर मोहन जी अपन फूटी कोर्ट तक है ना, तो कोई भी साधन थोड़ा बड़ा अड़ जाता है, टेम्पू वाले क्या रास्ते निकल, मोटरसाइकिल वालों का, पैदल वालों को दुर्लभ हो जाता है निकलना। ये स्थिति रोजाना की है, एक दिन की नहीं है, ये तो आम स्थिति हो चुकी है। स्थिति बहुत ही नाजुक है। मदन मोहन जी के दर्शनार्थी जब दर्शन करने जाते हैं तो उनको कई कई घंटे हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर ही बंद हो जाता है लेकिन दर्शनों के टाइम पे पहुंच नहीं पाते। फूटे कोट से और मदन मोहन जी के मंदिर तक, विशेषकर ये अस्पताल के सामने बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है। आड़े टेढ़े वाहन खड़े कर देते हैं, ठेला वाले रोड पे ठेला लगा देते हैं, जिसके कारण बहुत बदहाल स्थिति में। जाम में फंसने से कई बार रास्ते से गुजरने के दौरान वाहन चालक और राहगीरों में भी जाम के चलते नोकझोंक देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। शहर की स्थिति अगर ट्रैफिक व्यवस्था के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और शाम का जो टाइम है, एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि 5 से 8 शहर के अंदर 3 पहिया वाहन और उससे ज़्यादा 4 पहिया वाहन की एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था के तहत लगाए जाते हैं
वो बाकायदा उन पर ध्यान नहीं देते हैं। 5 बजे बाद भी शहर में आए दिन जाम की स्थिति रहती है। स्थिति ये है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं आपातकालीन स्थिति को भी नहीं देखते हैं, नॉर्मल व्यक्ति और जो रसूखदार होते हैं उनको रोकते भी नहीं है। तो रोकने टोकने और प्रशासनिक जो व्यवस्था है बहुत लाचार है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। इस बारे में जब करौली यातायात प्रभारी से बात की तो उन्होंने भी माना कि जाम शहर की सबसे बड़ी समस्या में से एक है और इसे दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ हम निरीक्षण कर शहर की यातायात व्यवस्था देखेंगे। जहाँ ऐसे स्थल है जहाँ अधिक जाम लगता है, वाहन ज़्यादा खड़े होते हैं, उन स्थलों को चिन्हित करेंगे। वहाँ हमारे पुलिस का एक्स्ट्रा जाब्ता डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके अलावा ऐसे जो स्थल हैं जहाँ दुकानदारों ने रोड पे अपना सामान, दुकान का सामान रखा हुआ है, उन स्थलों को चिन्हित करेंगे और उन दुकानदारों के खिलाफ उचित नियमानुसार कार्रवाई करें। जी, जो भी इस तरह सड़कों पर कोई वाहन खड़ा करता है वो जगह हम चिन्हित करके और उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि प्रशासन की मुहिम कब रंग लाएगी और शहर वासियों को कब इस समस्या से निदान मिलेगा। न सिर्फ जाम लगने वाले जो स्थान है उनको चिन्हित किया जाएगा, साथ ही सड़क पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। भरतपुर का गौरव पथ, जिसे करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया, आज उसका हाल बेहाल। आए दिन सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी जानकर भी अनजान हैं। भरतपुर में गौरव पथ का बुरा हाल। 2 महीने से परेशानी है और ये ऐसा ही पड़ा है रोड, तो कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे जाम लग जाता है, जगह जगह सड़क पर गड्ढे। गाड़ी चली जाए तो पड़ी कई गाड़ी से। लोगों का आना जाना मुहाल। लीकेज की वजह से सेटलमेंट होता है और रोड्स टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार हो चुके हैं बड़े हादसे। तस्वीरें भरतपुर के यातायात चौराहे के गौरव पथ की हैं। सड़क की हालत क्या है, तस्वीरें खुद पर खुद बयां कर रही हैं। नगर निगम और जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोग उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क आए दिन अलग अलग जगहों से घस जाती है, फिर गड्ढे में पानी भर जाता है। शिकायतों के बाद अधिकारी आते हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यहाँ बगल में जब स्कूल की छुट्टी होती है, जब जाम लग जाता है तो सब गाड़ी लेकर के जाते हैं, गाड़ी लोग लेकर के जाते हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। टूट टाट गया, पूरा पानी भर गया, फिर दोबारा और फिर इसमें गिट्टी वगैरह डली है। दूसरा फिर यहाँ से ये चालू हो गया। लोगों का आरोप है कि सड़क कई जगह से धंसी हुई है। कई बार आने जाने वाले लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता और हादसा हो जाता है। तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं। इतना बड़ा गड्ढा किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। इस लापरवाही पर नगर निगम कमिश्नर भावना शर्मा क्या दलील दे रही हैं, ये भी सुनिए। ये बेसिकली यहाँ पे पीएचईडी की पाइपलाइंस हैं, नीचे इसके लगभग 6 पाइपलाइंस हैं, तो वो लीकेज की वजह से सेटलमेंट होता है और रोड्स टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले यूआईटी से पैसा आना था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपने ही लेवल पे इन पीएचईडी की लाइंस को रोड के साइड में शिफ्ट करने के लिए टेंडर लगाया है। तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएंगी और उसके बाद में हम इसको रोड को बना देंगे, तो ये फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम रिकरेंस नहीं होगी। भरतपुर में सिर्फ पुरानी सड़कें खस्ताहाल नहीं है, बल्कि नई सड़कें भी बनने के कुछ महीने बाद धंस रही हैं। राजेंद्र नगर, जवाहर नगर समेत शहर की कई कॉलोनी में सड़क धंसने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर शहर में सड़कों के ये हालात हैं कि बीच में कई जगह सड़कें धंस जाती हैं, जिससे जो वाहन हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सड़कें धंस जाने के बाद 2-2 महीने तक उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, जिससे आमजन और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह जगह सड़कों का यही हाल है, सड़कें धंसी हुई हैं। आमजन कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है। चलिए, इसी के साथ मुद्दा आपका में आज के लिए बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।